हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के कुछ प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स को। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू गिव फर्स्टली व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे या जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो आप इनमें से सबसे पहले क्या चीज़ देंगे, ठीक है, या फिर क्या चीज़ को शेयर करेंगे। ऑप्शन ए योर इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी आस्किंग इररिलेवेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी समरी ऑफ अ टॉपिक या ऑप्शन डी फर्दर इंफॉर्मेशन। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन ए योर इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंटेशन क्या होती है कि जब एक एक्सपर्ट कोई भी या कोई स्टूडेंट अपनी आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को देता है, कन्वे करता है एक ऑडियंस तक, वो होती है हमारी प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले जो हम देते हैं वो होता है हमारा इंट्रोडक्शन लाइक व्हाट्स योर नेम और आप किस टॉपिक पर बोलने वाले हैं, टॉपिक का ओवरव्यू पूरा ये इंट्रोडक्शन में हमारी प्रेजेंटेशन से पहले दिया जाता है। अब जैसे इसमें सेकंड ऑप्शन है आस्किंग इररिलेवेंट क्वेश्चन। अगर आप ऑडियंस से प्रेजेंटेशन करने से पहले ही इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे तो वो ऑडियंस को कंफ्यूज कर देगा। समरी ऑफ अ टॉपिक की समरी प्रेजेंटेशन से पहले नहीं बताई जाती है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन का फ्लो तोड़ देती है। और फर्दर इंफॉर्मेशन भी इंट्रोडक्शन से पहले नहीं दी जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बिजनेस लेटर मस्ट पजेस द क्वालिटी ऑफ। बिजनेस लेटर के पास इनमें से क्या क्वालिटी होनी ही चाहिए। ऑप्शन ए है कोहेरेंस, ऑप्शन बी है इनकम्प्लीटनेस, ऑप्शन सी है फॉल्टीनेस या ऑप्शन डी है नन। अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मीन्स होता है कि जो आपका लेटर है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज है और एक सेंस क्रिएट करता है। उसका जो कंटेंट है अंदर वो एक स्ट्रक्चर में है, एक लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करता है, जिससे कि जो हमारे रिसीवर हैं वो उसको पढ़ के इजीली इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर फ्लो में होगी तो वो इजीली अंडरस्टैंड होगी और उसको याद रखने में भी ईजी होगा। तो कोहेरेंस जो होता है वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में हमारे डेटा को स्ट्रक्चर करता है। और हमारे बिजनेस लेटर भी कैसे होने चाहिए? कोहेरेंस होने चाहिए। अब ऑप्शन बी इसमें कह रहा है इनकम्प्लीटनेस। इनकम्प्लीटनेस मीन्स अगर हमारे बिजनेस लेटर इनकम्प्लीट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो अधूरी रहेगी, तो हमारी कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। फॉल्टीनेस, अगर हम फॉल्टीनेस करेंगे यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन या झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो वो भी हमारे प्रोफेशन के लिए सही नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कम्युनिकेशन क्या है? 1 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, 3 वे प्रोसेस है या 4 वे प्रोसेस? कम्युनिकेशन जो होती है वो हम सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। यानी कि कम्युनिकेशन में 2 वे प्रोसेस होती है। 2 वे प्रोसेस का मतलब होता है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये एक इंटरेक्टिव और कंप्लीट कम्युनिकेशन होती है। जब हम किसी को बीइंग अ सेंडर हम किसी को मैसेज भेजते हैं और देन हमें उसका क्या मिलता है? रेस्पॉन्स मिलता है या फीडबैक मिलता है। तो ये हमारी होती है 2 वे कम्युनिकेशन। 1 वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि 1 वे कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी इफेक्टिवनेस पर असर पड़ता है। तो जो कम्युनिकेशन होती है हमारी, इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस। तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेटर्स, ईमेल, टेलीफोन, मैसेज आर एग्जाम्पल। जो हमारे लेटर्स और ईमेल्स हैं, टेलीफोन है, मैसेज है, ये किसका एग्जाम्पल है? मीडिया का, फीडबैक का या फिर चैनल का? तो ये सब हमारे चैनल का माध्यम है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चैनल मीन्स कि ऐसा मीडियम या ऐसा साधन जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। लाइक आप लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मीन्स आप कौन सा माध्यम का यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को करना चाहते हैं। सो दीज आर द चैनल्स। मीडिया नहीं है, क्योंकि मीडिया अगर होगा तो मीडिया एक टूल होता है कि आपको मास कम्युनिकेशन कैसे करनी है। जैसे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, ये सब हमारा मीडिया में आ जाएगा। और फीडबैक का मतलब आप सब लोग समझते हैं, फीडबैक मीन्स रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स ये है नहीं, इसीलिए आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चैनल।
क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से क्या वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है स्पोकन वर्ड्स को किस तरीके से बोलना है, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। पोस्चर का मीन्स होता है एक नॉन वर्बल क्यू जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को इंडिकेट करता है। अपीयरेंस का मतलब होता है अपीयरेंस आपके इंप्रेशन को इफेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। और जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपकी वर्ड्स किस तरीके से हैं वो बताता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी पोस्चर। जो हमारा पोस्चर होता है वो हमारा टोटली नॉन वर्बल क्यू है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज को इंडिकेट करता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स डू नॉट हेल्प्स इन, यानी कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स इनमें से किस चीज़ में हेल्प नहीं करता है। ऑप्शन ए है सॉल्विंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक फोरसाइट, ऑप्शन सी लर्निंग न्यू फैक्ट्स एंड ऑप्शन डी फॉस्टर क्रिएटिविटी। अब थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स मीन्स क्या होता है कि जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग है, जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग अप्रोच है उससे कुछ अलग हटके सोचना या फिर अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी तक सोचना, ठीक है। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक फोरसाइट दे सकती है, एक नया नज़रिया दे सकती है, ठीक है। और फॉस्टर क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकती है। लेकिन थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ नए तथ्य सोचने के लिए हेल्प नहीं कर सकती, नई चीज़ें सोचने के लिए आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है। आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिजनेस कम्युनिकेशन इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस कम्युनिकेशन के रिगार्ड में ट्रू है यानी कि सत्य है। तो इट इज ऑलवेज वन वे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए, क्योंकि आपने भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये कि जो कम्युनिकेशन होती है वो टू वे प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। इट इन्वॉल्व्स ओनली वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी गलत है क्योंकि कम्युनिकेशन में केवल वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है बल्कि नॉन वर्बल एस्पेक्ट भी होता है। ऑप्शन डी है इट इज़ लिमिटेड टू कम्युनिकेशन ओनली, यानी कि इनफॉर्मल, ये केवल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को तक ही लिमिटेड है, ये भी गलत है क्योंकि इनफॉर्मल भी होती है और फॉर्मल भी होती है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सी, इट कैन अकर बोथ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नली। जो कम्युनिकेशन होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि वो केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगी, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी वो होती है। तो कम्युनिकेशन कैन अकर बोथ विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल, वो ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के अंदर भी होती है एज वेल एज कंपनी के बाहर भी होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The process of communication is considered successful when in कम्युनिकेशन की प्रोसेस कब सक्सेसफुल मानी जाती है। ऑप्शन ए है द मैसेज इज ट्रांसमिटेड एग्जैक्टली एज इंटेंटेड, कि जैसा कि हम चाहते थे वैसा ही हमारा कम्युनिकेशन हुआ है। या फिर द रिसीवर रेस्पॉन्ड विद अ लॉन्गर मैसेज, जब रिसीवर आपको एक लंबे मैसेज के साथ रेस्पॉन्स करेगा तब आप मानेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा। या फिर द सेंडर स्पीक्स इन अ फॉर्मल टोन, जब सेंडर आपसे फॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मल टोन में बात करेगा तब आप मानेंगे कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा। या फिर द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, यानी कि जैसा सेंडर चाहता था वैसा ही मैसेज समझा है रिसीवर ने, जैसा सेंडर समझाना चाहता था वैसा ही सेम वे में रिसीवर ने मैसेज को समझ लिया है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। हम जब मानेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गई जब हम जो सेंडर था वो जैसे समझाना चाहता था उसी वे में रिसीवर ने मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नॉइज इज कम्युनिकेशन रेफर्स टू, नॉइज कम्युनिकेशन में क्या चीज़ कहा जाता है। नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू, कम्युनिकेशन में नॉइज का होना किस चीज़ को रेफर करता है। ऑप्शन ए साउंड इन द एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, ऑप्शन सी रिसीवर्स रेस्पॉन्स एंड ऑप्शन डी क्लियर एंड कंसाइज मैसेज।
तो नॉइज़ कम्युनिकेशन में क्या है, एक बैरियर है। बैरियर मीन्स कि ऐसा इंटरफेयर जो कि आपकी कम्युनिकेशन को, आपके मैसेज को प्रॉपरली डिलीवर नहीं होने देता है और समझने नहीं देता है, ठीक है। तो साउंड्स इन द एनवायरनमेंट एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, तो लाइक नॉइज़ जो है वो कम्युनिकेशन में है ही इसीलिए ताकि कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पाए, लाइक इट इज़ अ बैरियर। तो जब नॉइज़ होगा तो हम जो मैसेज है उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, हम उसको सही तरीके से इंटरप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जब हमारी कम्युनिकेशन में नॉइज़ आ जाएगा तो जो रिसीवर है वो मैसेज का सही इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पाएगा, यानी कि मैसेज का मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा ड्यू टू नॉइज़, एंड नॉइज़ इज़ वर्किंग एज अ बैरियर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंसिंग अदर बिलीव्स और एक्शंस, यानी कि कम्युनिकेशन का कौन सा फंक्शन दूसरों के बिलीव को, विश्वास को और उनके कार्य को इन्फ्लुएंस कर सकता है या बदल सकता है। अब हम पहले इसके चारों जो फंक्शंस हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला फंक्शन है इसका इंफॉर्मेटिव फंक्शन। अब इंफॉर्मेटिव फंक्शंस का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को या जानकारी को शेयर करना, डाटा को, फैक्ट्स को शेयर करना, ठीक है। जो कम्युनिकेशन जब डाटा को, फैक्ट्स को शेयर करने पर, इंफॉर्मेशन को शेयर करने पर फोकस करती है तो वो उसका होता है इंफॉर्मेटिव फंक्शन, ठीक है। एक्सप्रेसिव फंक्शंस क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करती है, कन्वे करती है, तो वो उसका एक्सप्रेसिव फंक्शन होता है। परसुएसिव फंक्शन, परसुएसिव फंक्शन जो होता है वो, परसुएशन का बेसिकली मतलब होता है समझाना। जब आप दूसरे के ओपिनियन को, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको, वो आपका परसुएसिव, कम्युनिकेशन का परसुएसिव फंक्शन है। और एस्थेटिक फंक्शन क्या होता है, एस्थेटिक फंक्शन ब्यूटी और आर्ट पर फोकस करता है रेदर देन इन्फ्लुएंस होने के अलावा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आप किस फंक्शन से, कम्युनिकेशन अपने किस फंक्शन से किसी के बिलीफ को, किसी के विश्वास को और एक्शंस को चेंज कर सकती है, तो वो हमारा फंक्शन है परसुएसिव फंक्शंस, ठीक है, कि हम दूसरे के ओपिनियन को, बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको किस चीज़ में हेल्प करती है? क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑब्वियसली इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको गलत फहमियाँ क्रिएट नहीं करेगी आपके और रिसीवर के बीच में। दूसरा है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में दो लोगों के बीच में, जो कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है। उसके बाद प्रॉम्प्टिंग आइसोलेशन या फिर एनकरेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये लड़ाई झगड़ों को एनकरेज करती है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करती है कि हम अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बना सकें, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें, ट्रस्ट कर सकें बिल्ड, और फेथ बिल्ड कर सकें। कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या आता है? क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है? ऑप्शन ए, स्पीकिंग ओनली विदाउट लिसनिंग, केवल बोलना, दूसरे को सुनना ही नहीं है। ऑप्शन बी है ट्रांसमिटिंग द मैसेज एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैसेज को डिलीवर कर देना या ट्रांसमिट कर देना। ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव, रिसीवर जो है आपका, उसका पर्सपेक्टिव जानना या उसकी विचारधारा को एक बार जानना। या फिर ऑप्शन डी है यूजिंग कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी टू साउंड इम्प्रेसिव, कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स का अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करना, ताकि उससे ये लगे कि आप बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं आप, और एक अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए जब आप भारी भरकम शब्दों का यूज़ करते हैं। तो इसमें सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है जब हम अपने रिसीवर के पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि हमारे रिसीवर की क्या सोच हो सकती है, उसका क्या इंटरेस्ट है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन रिटन कम्युनिकेशन व्हाट डज कंसाइजनेस रेफर टू। इनमें से क्या कंसाइजनेस का मतलब होता है?
यूजिंग एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल, जितने वर्ड्स हो सकते हैं उनका यूज़ करना, जितने वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ कीजिए। ऑप्शन बी है इंक्लूडिंग अननेसेसरी डिटेल, के जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको भी आपने ऐड कर दिया। ऑप्शन सी है एक्सप्रेसिंग आइडिया क्लियरली विद मिनिमल वर्ड्स, कम शब्दों में अपनी पूरी बात को साफ कहना। ऑप्शन डी है राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स टू फिल द स्पेस, के खाली जगह को भरने के लिए लंबे लंबे पैराग्राफ लिखना। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली एंड मिनिमल वर्ड्स। हमारी जो वर्ड है कंसाइजनेस, जो कि हमारी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में कंसाइजनेस का मतलब होता है मिनिमल वर्ड्स का यूज़ करके अपनी पूरी बात कह देना। यानी कि जब हम रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ ना करें, बल्कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कह देना या अपने मैसेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को पूरे तरीके से रिसीवर तक पहुंचा देना। दैट इज नोन एज कंसाइजनेस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीमेंटिक बैरियर, कि इनमें से क्या सीमेंटिक बैरियर का एग्जाम्पल है। सीमेंटिक बैरियर का मतलब होता है ऐसे बैरियर्स जो कि आपकी लैंग्वेज को गलत समझने से, वर्ड्स को गलत समझने से या फिर फ्रेजेस को गलत समझने से जो बैरियर अराइज होते हैं वो हमारे सीमेंटिक बैरियर होते हैं। जब हम लैंग्वेज को सही नहीं समझ पाते हैं, गलत समझ लेते हैं, वर्ड्स को गलत अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो हमारे सीमेंटिक बैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग्स ही हमारा सीमेंटिक बैरियर होता है। यानी कि वर्ड्स का मतलब अलग अलग होने की वजह से हम वर्ड्स को गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, तो वो हमारा सीमेंटिक बैरियर होता है। जो नॉइस एनवायरनमेंट होता है हमारा, नॉइस एनवायरनमेंट हमारा फिजिकल बैरियर होता है। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर्स, ये भी हमारा लॉजिस्टिक बैरियर है। और कल्चरल डिफरेंसेस हमारा कल्चरल बैरियर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Now question number 15, which of the following is a key aspect of consideration in communication। 7 C's of communication में एक सी होता है कंसिडरेशन। उसका क्या मतलब है यहाँ पे कि फोकसिंग ओनली ऑन सेंडर्स व्यू पॉइंट, केवल और केवल सेंडर के व्यू पॉइंट पर फोकस करना, केवल सेंडर का पर्सपेक्टिव, उसका नज़रिया जानना, उसका पॉइंट जानना। या फिर डिसरिगार्डिंग द फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस, के ऑडियंस की फीलिंग्स को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं देना या उनकी फीलिंग को कंसीडर नहीं करना। या फिर बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द ऑडियंस नीड। या फिर अवॉइडिंग एंटायरली कम्युनिकेशन। देखिए अवॉइडिंग एंटायरली कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं कहता कि आप पूरी कम्युनिकेशन को अवॉइड कर दीजिए। इसीलिए बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द ऑडियंस नीड्स, कि जो आपकी ऑडियंस की नीड है उसको आप समझिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी कम्युनिकेशन को फ्रेम कीजिए। इसमें क्या कंसिडरेशन का मीन्स है कि आप अपनी जो आपकी ऑडियंस है, अपनी ऑडियंस की नीड्स को, उसकी ज़रूरत को, उसकी मेंटालिटी को, उसके पर्सपेक्टिव को, उसके व्यू पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए बिफोर फ्रेमिंग योर कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ पब्लिक स्पीकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पब्लिक स्पीकिंग किसका एग्जाम्पल है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन या मास कम्युनिकेशन। तो देखिए पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है जहाँ पे हम एट अ टाइम एक बड़ी ऑडियंस को या एक काफ़ी पब्लिक को हम एक ही टाइम पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस को या पब्लिक को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ अवर मास कम्युनिकेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे हम एक ही टाइम पर, सिंगल टाइम में हम काफ़ी सारे लोगों को संबोधित करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग ही हमारी मास कम्युनिकेशन होती है। सो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। प्राइमरी पर्पस क्या होता है फीडबैक का ओरल कम्युनिकेशन में? व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फीडबैक इन ओरल कम्युनिकेशन? क्वेश्चन नंबर 17, टू एंड द कन्वर्सेशन, केवल कन्वर्सेशन जो हमारी बातचीत चल रही है उसको बंद कर देना। टू शो द डिसएग्रीमेंट, ये शो करना कि आप उस चीज़ से, उस कम्युनिकेशन से डिसएग्री करते हैं। टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग या टू इंटरप्ट द स्पीकर, स्पीकर को बोलने नहीं देना और स्पीकर को क्या करना? इंटरप्ट करना। ठीक है, तो देखिए हमारी ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक का क्या मतलब होता है? टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग, ये इंश्योर करना, ये पक्का करना कि आप जो भी मैसेज आपको भेजा गया है वो आप समझ गए हैं। जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजता है
इंफॉर्मेशन शेयर करता है, मैसेज कन्वे करता है, तो उसके बदले उसको रिसीवर क्या देता है, फीडबैक। और हमें फीडबैक से ही पता चलता है कि हमारा मैसेज सक्सेसफुली रिसीवर को समझ में आया या नहीं आया। तो फीडबैक हमारा अंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द 17 क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इनमें से क्या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय गिविंग फीडबैक टू द मैनेजर, जब एम्प्लॉय अपने मैनेजर को फीडबैक दे रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते इसमें क्वेश्चन में इमेजिन कीजिए कि एम्प्लॉय फीडबैक किसको दे रहा है, मैनेजर को। यानी कि एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर से लोअर लेवल पर है, और जब लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ कम्युनिकेशन जाती है तो दैट इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन सी हमारा, टीम मेंबर्स डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट। जब आपस में एक ही टीम के सारे मेंबर्स किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, वो भी हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि टीम के मेंबर्स तो सारे एक ही लेवल के हैं। ठीक है। उसके बाद है टू कलीग्स चैटिंग ड्यूरिंग लंच, कि दो कलीग्स आपस में बातचीत कर रहे हैं लंच के दौरान, तो दैट इज नॉट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। वो हो सकता है, वो फॉर्मल भी हो सकती है कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब मैनेजर रिक्वेस्टिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम एन एम्प्लॉय, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जब मैनेजर किसी रिपोर्ट को मांगता है, किससे, एम्प्लॉय से। अब देखिए जो मैनेजर है वो हमारा अपर लेवल पर है, ठीक है, और जो हमारा एम्प्लॉय है वो लोअर लेवल पर है। अब अपर लेवल से जो भी कम्युनिकेशन लोअर लेवल में जाएगी या फिर, तो हम उसको कौन सी कम्युनिकेशन बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है। प्रूफ रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज। तो प्रूफ रीडिंग जो होता है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होता है वो प्रूफ रीडिंग से होता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा गहरा मंथन करके, बहुत ज़्यादा गहरा सोच विचार करके किसी आइडिया को लेके आना, दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज़। उसके बाद है करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स ग्रामर। तो प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है करेक्टिंग द स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामर। जब आप अपनी कोई रिपोर्ट लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, या इवन कोई आप टेक्स्ट भी लिखते हैं, तो लिखने के बाद आप एक बार चेक करते हैं उसे, कहीं उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई उसमें एरर तो नहीं आ रहा, दैट इज़ व्हाट प्रूफ रीडिंग। ठीक है। जब आपको लगता है कि ये ठीक है तो आप उसको फाइनल करके भेज देते हैं या सेंड कर देते हैं। ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें एडिट होना चाहिए तो आप उसमें एडिट करते हैं। उसके बाद है ऑप्शन सी है इसमें, सेंडिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं है। और एडिंग डेकोरेटिव एलिमेंट्स टू द डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट में कुछ साज सजावट के एलिमेंट्स को लगा देना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब ही क्या होता है कि स्पेलिंग्स को, एरर्स को, ग्रामर्स वगैरह चेक करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज BCC स्टैंड इन ईमेल। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। BCC की फुल फॉर्म हम सभी याद रखेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड BCC का मतलब क्या होता है, BCC अलाउ करती है कि आप अपने ईमेल्स को भेज सकते हैं बिना अपने रिसिपिएंट को रिवील करे हुए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What does URL stand for? URL की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप इन द सेल्फ एनालिसिस। जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, इसका मतलब खुद का मूल्यांकन जब हम करते हैं, तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमने ये चीज़ क्लास में डिस्कस करी है और पढ़ा है कि सेल्फ एनालिसिस हम कैसे करते हैं, SWOT से। SWOT मतलब SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो जब हम खुद का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेस को, यानी कि अपनी कमज़ोरियों को और अपनी ताकत का पता लगा पाएँ। हर इंसान की अपनी एक कमज़ोरियाँ होती हैं और अपनी
ताकत होती है, ठीक है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। किसी चीज़ में कोई बेहतर होता है, कोई चीज़ उसकी कमी होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है सेल्फ एनालिसिस का? आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 सेल्फ एनालिसिस लीड्स टू बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज सेल्फ एनालिसिस जो होता है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर करता है, क्योंकि ये केवल ऑप्शन ए है रिवील्स ओनली स्ट्रेंथ, ये केवल आपकी स्ट्रेंथ ही बताता है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये आपको बताता है कि किस एरिया में आपकी ग्रोथ है और किस एरिया में आपका डेवलपमेंट होगा। सब ऑप्शन सी है एलिमिनेट्स ऑल वीकनेस, ये सारी वीकनेस को हटा देता है, या इट रिलेवेंट टू पर्सनल ग्रोथ, इसका पर्सनल ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है कि जो हमारा सेल्फ एनालिसिस होता है उससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस ही करके हम ये देखते हैं कि हमारे कहाँ अपॉर्चुनिटी है, यानी कि हम अपने ग्रोथ के एरिया को जानते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी ग्रोथ हो सकती है, कहाँ कहाँ हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नाउ विच कंपोनेंट्स ऑफ सॉट एनालिसिस इन्वॉल्व्स असेसिंग पोटेंशियल चैलेंजेस दैट माइंड हिंड्रेंस प्रोसेस। इनमें से सॉट एनालिसिस का कौन सा एलिमेंट बताता है कि हमारे लिए होने वाले खतरे क्या हो सकते हैं जो कि हमारी प्रोग्रेस को हार्म पहुंचा सकते हैं। सो द ऑप्शन इज थ्रेट्स। थ्रेट्स मीन्स कि ऐसे चैलेंजेस जो कि आपकी सफलता को, आपकी प्रोग्रेस को पूरा नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है, आपकी बाधाएं हो सकती हैं ऐसे चैलेंजेस, वो क्या होते हैं हमारे थ्रेट्स। ऑप्शन डी। एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटीट्यूड इन बिजनेस कम्युनिकेशन इज ट्रू। इनमें से क्या एटीट्यूड के बारे में बिजनेस कम्युनिकेशन में सही कहा गया है? एटीट्यूड हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ द कम्युनिकेशन। एटीट्यूड ओनली अफेक्ट्स द रिटन कम्युनिकेशन नॉट वर्बल। एटीट्यूड कैन इन्फ्लुएंस हाउ द मैसेज इज रिसीव्ड एंड इंटरप्रिटेटेड। एटीट्यूड इज ओनली इंपॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विद द पर्सनल कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एटीट्यूड क्या होता है कि एटीट्यूड ये इंश्योर करता है कि आपका जो मैसेज है वो किस तरीके से रिसीव हो रहा है और किस तरीके से समझा जाएगा, ठीक है। अगर रिसीवर का एटीट्यूड नेगेटिव है देन वो नेगेटिवली उसको इंटरप्रिटेट करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो देन वो पॉजिटिवली इंटरप्रिटेट करेगा, ठीक है। सो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस सीरीज में। थैंक यू।